The idea of Indian villages chapter from rural and agrarian social structure. Okay, so what do you mean by idea? Okay, बिना टाइम वेस्ट किए we shall start now. So idea मतलब है क्या? How are you thinking about anything? And आपके लिए idea of villages क्या है? ठीक है, इंडियन विलेज जो है वो आपका आइडिया क्या है उसके अंदर. तो अगर हम लोग विलेज को विजुअलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी. ठीक है, देन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगा, कच्चा हाउसेज होंगे, काउ डंग्स वगैरह होंगे, ठीक, खेत होंगे. एंड सो वी गेट एन आइडिया ऑफ द इंडियन विलेज इन ऑन सच लाइन्स. ठीक है, वैसे ही तो सिमिलर चीज़ें हमको यहाँ पढ़नी है इन दिस आइडिया ऑफ इंडियन विलेजेस में. ये कैसे, ये आइडिया ऑफ इंडियन विलेज जो है वो शेप हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. प्री ब्रिटिश कैसा सोचते थे लोग, देन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने किस तरीके से इंटरप्रेट किया विलेजेस को फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस. देन उनके जाने के बाद नेशनलिस्ट स्कॉलर्स ने कैसे किया. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, क्या विलेज स्टडीज़ किए गए थे. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल हैव टू कैप्चर. बट एसेंस क्या है स्टडी का. ठीक है, एसेंस की अगर हम बात करें तो हाउ द आइडिया ऑफ इंडियन विलेजेस हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. ठीक है, so and this has been possible through various studies, field studies which are conducted. For example, M.N. Srinivas conducted Rampur and Kurg. A.M. Shah, he studied Radhavganj village in Gujarat. McKimmage at Kishangarhi. Okay, so there are various. M.M. Smith, he studied certain villages of Punjab. Okay, where he found a few things which we'll discuss later. Then we have Stanley Freed, शांतिनगर को उन्होंने स्टडी करा था. F.G. बेली, बिस्वाड़ा विलेज. सो देर वेरियस स्कॉलर्स हु स्टडीड. एंड इवन ऑस्कर लिविस जो आप पढ़ते हो, जो जिन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी का वो कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने भी स्टडी करी थी रानी खेड़ा विलेज को. ठीक है, एंड उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो क्लोजनेस है इंडियन विलेजेस के अंदर वो कभी प्रेजेंट था ही नहीं. ठीक है, मतलब क्लोज नहीं थे. ब्रिटिशर्स ऐसा कहते थे ना कि ये जो थे क्लोज यूनिट्स थे, वैसा नहीं था. उन्होंने कहा कि किनशिप कनेक्शन जो थे वो विलेज बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट किया करते थे. ये ऑस्कर लिविस का रानी खेड़ा विलेज का फाइंडिंग था. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट. सो अब विलेजेस जो हैं इसको बोला जाता है कि दे आर सोसाइटी इन मिनिएचर. ठीक है, ये सोसाइटी इन मिनिएचर मतलब अपने आप में ही एक सोसाइटी. अपने आप में सोसाइटी मतलब क्या है, सोसाइटी इन मिनिएचर का मतलब क्या होगा कि जो कस्टम्स, जो रिचुअल्स यहाँ फॉलो होते हैं, जो सोशल रिलेशंस यहाँ फॉलो होते हैं, वही लार्जर सोसाइटी में भी फॉलो हो रहा है. एंड इसको ही रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा है. एंड इसी पे एंड्रे बेथले कहते हैं कि विलेजेस जो थे वो सिर्फ ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहाँ पर लोग रह रहे हैं. ठीक है, ये बल्कि एक ऐसी जगह थी, इसका ऐसा डिज़ाइन था जो कि रिफ्लेक्ट करता था इंडियन सोसाइटी के बेसिक वैल्यूज़. ठीक है, तो बेसिक वैल्यूज़ जो थे इंडियन सोसाइटी के वो रिफ्लेक्ट होते हैं इंडियन विलेजेस के अंदर एज पर एंड्रे बेथले. ठीक, तो एक आइडिया तो हमको यहाँ से मिल गया कि इट इज़ नॉट जस्ट मियरली अ प्लेस जहाँ पर लोग रह रहे हैं, इट इज़ अ प्लेस विच रिफ्लेक्ट्स द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन सोसाइटी. ठीक है, अब प्री ब्रिटिश पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो देखो, ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने तो फिर स्टडीज़ वगैरह कंडक्ट कराई. ठीक है, लेकिन प्री ब्रिटिश पीरियड में उतने कोई एम्पेरिकल स्टडीज़ वगैरह हो नहीं रहे थे. तो उस टाइम सोर्स क्या था उस टाइम जो सोर्स थे वो तब के इंडोलॉजिकल सोर्सेज थे एंड जो लिटरेरी वर्क्स अवेलेबल थे वो थे. ठीक है, तो जो भी आइडियाज़ लिए गए वो इन्हीं सोर्सेज से लिए गए. ठीक है, वेदर इंडोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी वर्क्स. एंड इसमें क्या था, प्री ब्रिटिश पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो विलेजेस को ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका माइक्रोकॉस्मोस माना जाता था. ठीक है, जो ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रोकॉस्मोस माना जाता था. एंड इनको कल्चरल टर्म्स में ही समझा जाता था. ठीक है, सो द प्री ब्रिटिश पीरियड ideas were drawn from the ideological and literary works, and villages were considered as the microcosmos of the traditional Hindu social organization and were merely understood in cultural terms. ठीक है, देन ब्रिटिशर्स आते हैं. अब जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उन्होंने फिर स्टडी करना शुरू किया. उन्होंने भी लिटरेरी सोर्सेज को भी रेफ़र किए एंड कुछ स्क्रिप्चर्स को भी रेफ़र किए एंड उन्होंने कुछ स्टडीज़ वगैरह भी कंडक्ट कराए. ठीक, बट जो ब्रिटिशर्स का था ना, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल व्यू था वो एक पर्पसफुल क्रिएशन था. ठीक, ये एक पर्पसफुल क्रिएशन था. पर्पसफुल क्रिएशन क्यों था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के जो पॉलिटिकल मोटिव्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो पॉलिटिकल मोटिव्स थे उनको फुलफिल करना था.
जो विलेजेस के अंदर जो लोग रहते थे उनको इन्होंने कह दिया कि आप तो लिटिल रिपब्लिक हो, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आपका बाहर के जो जगह है उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ये चाहते थे, एक तो इनका मोटिव ये भी था कि चाहते थे कि जो विलेजेस हैं, विलेज के लोग विलेजेस जो भी विलेजेस हैं उनको लार्जर सोशल मूवमेंट जो फ्रीडम मूवमेंट उनसे भी कट ऑफ करके रखा जाए। और फर्दर इनको स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इफ़ दे हैव टू रूल सर्टेन पीपल दे नीड टू नो अबाउट देम, ठीक है, तभी आप उनको रूल कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप रूल में बहुत ज़्यादा अपने खुद की चीज़ें लेकर आओगे तो फिर देयर चांस ऑफ रिवोल्ट देयर एज वेल, ठीक है। तो ये भी चीज़ें थी। तो इन्होंने कॉलोनियल व्यू पेंट किया ऑफ द इंडियन विलेजेस, ओके। अब इन्होंने क्या कहा, मतलब अगर हम बेसिक देखें इनका, तो इन्होंने कहा था कि विलेजेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली क्लोज होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो विलेजेस हैं दे आर लिटिल रिपब्लिक्स, दैट इज़ दे आर हैविंग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो इनके पास क्या है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है। तीसरी बात जो इन्होंने कही कि ये सेल्फ सफिशेंट है, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखो भैया, विलेजेस जो है आप क्लोज हो, आप पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो, पॉलिटिकली ऑटोनॉमस हो एंड सेल्फ सफिशेंट भी हो, तो आपको क्यों बाहर से लेना दे रहा है, आप अपने में मस्त रहो, ठीक है, क्यों बाहर के दंगों में कूदना है, लड़ाई झगड़े में कूदना है। तो इनका ये मोटिव था। तो इन्होंने फर्दर ये कहा कि विलेजेस जो होते हैं वो, तो बेसिक जो थीम है ना, क्रक्स जो है वो यही 3 पॉइंट्स थे कि कम्प्लीटली क्लोज है, लिटिल रिपब्लिक्स एंड सेल्फ सफिशेंट है। हालांकि ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये जो विलेजेस है वो अनचेंजिंग एंटिटी है, इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। एंड ये जो हम लोग लिटिल रिपब्लिक्स के आप सुनते हो, इसको चार्ल्स मेटकाफे ने दिया था, ठीक है। तो मेटकाफे ने कहा था कि विलेजेस जो है दे आर लिटिल रिपब्लिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर मोनोलिथिक, दे आर एटमाइजिंग एंड दे आर अनचेंजिंग, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। अगर लिटिल रिपब्लिक पे दोबारा से क्वेश्चन आता है तो आपको मोनोलिथिक है, एटमाइजिंग है, अनचेंजिंग है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं कि जो भी उनको जो कुछ भी चाहिए वो उनके पास ही अवेलेबल है, विद इन देमसेल्व्स, ठीक है। एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन रिलेशंस, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दी एनी फॉरेन रिलेशंस एज वेल। देन जो नेक्स्ट उनका था पॉइंट वो था रिलीजन। रिलीजन को उन्होंने बोला कि एक ऑर्थोडॉक्स सोशल यूनिट है, ठीक है। रिलीजन वॉज कंसिडर्ड एज एन ऑर्थोडॉक्स सोशल यूनिट, तो रिलीजन को ऑर्थोडॉक्स माना गया। एंड जो कास्ट था, जैसे आप लुई दोमो भी पढ़ोगे, ऐसे लुई दोमो इंडोलॉजिस्ट ही थे, वो ब्रिटिश नहीं थे, बट उनका भी एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे वो। तो अगर उनको भी आप देखोगे तो उन्होंने क्या कहा, कास्ट जो एसेंशियल पार्ट इंडियन सोशल लाइफ का। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भी कहा कि जो कास्ट है वो एक एसेंशियल पार्ट है विलेज लाइफ का, एंड रिलीजन को एक ऑर्थोडॉक्स सोशल यूनिट के तौर पे देखा जाता था। लैंड की अगर हम बात करते हैं, अगला उन्होंने पॉइंट दिया लैंड का। अब लैंड जो था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ आपने सुनी होगी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, जिसके अंदर बहुत डिफरेंट हम लोग देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट आ गया, महलवारी हो गया, रैयतवारी हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लैंड उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट था क्योंकि उससे उनका रेवेन्यू जनरेशन होता था। तो लैंड वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉलोनियल रेवेन्यूज एंड टू हैव कंट्रोल ओवर द मासेस के ऊपर अगर मेरे को कंट्रोल रखना है तो कॉलोनियल मास्टर्स को जो एडेक्वेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडियन विलेजेस की। हेंस विलेज स्टडीज़ वेर कंडक्टेड। इस पॉइंट को पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी पे रूल करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, देयर हाउ दे वर्क, हाउ दे लिव, हाउ दे इंटरैक्ट विद अदर्स, एंड तभी आप उन पर रूल कर सकते हो, तभी आप पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हो बिना उनको ऑफेंड किए हुए। तो ये भी एक रीज़न था कि विलेज स्टडीज़ को कंडक्ट कराया गया था उनके थ्रू। बट अगेन यही ध्यान रखना है कि इसमें जो 3 चीज़ें मेन हैं कि ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है, दे आर लिटिल रिपब्लिक्स एंड दे आर सेल्फ सफिशेंट। ये 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। अब एक चीज़ और, जब हम पेपर 1 में फिनोमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो फिनोमिनोलॉजी में क्या होता है, वहाँ पर भी आइडियाज़ का टिपिफिकेशन होता है। तो जब भी यहाँ पर आए विलेज स्टडीज़ पे क्वेश्चन आए तो अब यहाँ पर क्या है, आइडिया है बेसिकली। आइडिया क्या है, एक इमेज ही तो है, ठीक है। आइडिया जो है वो एक इमेज ही है ना, जैसे मेरा एक इमेज बना हुआ है, मेरा आइडिया जो विलेज के जो हमने पहले डिस्कस किया कि हाँ चलो यार रोड नहीं है, कच्चा घर है, काउडंग लगे हुए हैं, ठीक है, बेटर स्कूल्स नहीं है, ये क्या है, मेरा आइडिया है, दैट इज़ मेरा इमेज है फॉर विलेजेस की ऐसी इमेज मेरे दिमाग में है। एंड ये जो इमेज होता है उसके हिसाब से हम अपना एक्शन लेते हैं।
हम बोलते हैं यार हमें नहीं जाना है यहाँ, मतलब वी डोंट वांट टू सेटल देयर, ओके, वी डोंट वांट टू वर्क देयर, और एनी काइंड ऑफ इमेज, या फिर हम किसी को ग्रीनरी पसंद है, शांति में, तो मैं उधर ही जाऊँगा। तो उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो इमेजेस जो होते हैं ये हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड ये इमेजेस जो हैं ये धीरे धीरे चेंज भी होता रहता है, जो कि हम अभी देख रहे हैं कि कैसे प्री ब्रिटिश में चेंज हुआ, तो कुछ और था, ब्रिटिशर्स में कुछ और था, ठीक है। तो इसको फिनोमिनोलॉजी से भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि ये इमेज जो है, इमेज फॉर्मेशन ही फिनोमिनोलॉजी के अंदर होता है। तो फिनोमिनोलॉजी जब भी आएगा, आइडिया ऑफ इंडियन विलेज पे आप क्वेश्चन अगर लिंक करोगे फिनोमिनोलॉजी से, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग टू डू। उसके बाद अगर हम नेशनलिस्ट की बात करते हैं, तो नेशनलिस्ट स्कॉलर है। अब इनका काम क्या था कि भैया ब्रिटिशर्स ने ऐसी इमेज पेंट करके दी है कि वी नीड टू क्लियर इट, ठीक है। आपने कह दिया कि भैया वो तो मतलब रिलीजन ऑर्थोडॉक्स है, कास्ट ये है वो है, सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, क्लोज्ड है, लिटिल रिपब्लिक है, अपने आप में पॉलिटिकल ऑटोनॉमस भी है। तो ये चीज़ तो है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि करेक्शन दिखने को मिलता है, जिसमें हम देखेंगे कैसे जो डिफरेंट फील्ड स्टडीज़ हुए हैं उसमें इन्होंने प्रूफ किया कि आपने जो बोल रहे हो वो गलत है, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग बेसिक्स देखते हैं। अब नेशनलिस्ट ने ग्लोरीफाई करना शुरू किया, क्योंकि विलेजेस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको डी ग्लोरीफाई टाइप से कर दिया था, तो इन्होंने ग्लोरीफाई करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि जो ट्रू इंडिया है उसका ऑथेंटिक मॉडल जो है वो इंडियन विलेजेस ही है, ठीक है। जो इंडियन विलेजेस होते हैं दे आर द ट्रू मॉडल्स ऑफ, और द ऑथेंटिक मॉडल्स ऑफ द ट्रू इंडिया। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो ये जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसका स्टोर हाउस है। पूरा का पूरा कल्चर जो है, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जो है इंडिया का, वो विलेजेस में बसता है। विलेजेस, ठीक है, विलेजेस आर द हाउस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब इन्होंने किया क्या, सोर्सेज तो इन्होंने वही इस्तेमाल किए, बट इसको सेलेक्टिवली इस यूज़ किया, ठीक है। यूज इंडोलॉजिकल सोर्सेज सेलेक्टिवली एंड हाईलाइटेड द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो इन्होंने इंडोलॉजिकल सोर्सेज इस्तेमाल किए, बट उसको सेलेक्टिवली इस्तेमाल किया। एंड सेलेक्टिव कैसे किया, तो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो उनको दिखाए, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उनको दिखाए ऑफ द इंडियन सोसाइटी। Villages were seen as an over-harmonized social unit which embodied the core values of the Indian society. Over-harmonized, तो villages, nationalist ने क्या image paint करी, over-harmonized the social unit, ठीक है, over-harmonized the social unit which embodied the core values of Indian society, ठीक है। विलेज को सिंपल ऑफ प्योर एंड सिंपल लाइफ माना गया। तो नेशनलिस्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक तो ग्लोरीफाई किया, ठीक है। अब ग्लोरिफिकेशन के अंदर आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आइडिया ऑफ इंडियन विलेज के ऊपर, देन आप लिखोगे कि इन्होंने इंडोलॉजिकल सोर्सेज को सेलेक्टिव इस्तेमाल किया, ठीक है, हाईलाइट करा पॉजिटिव एस्पेक्ट को, एंड यहाँ पर ओवर हार्मोनाइज्ड सोशल यूनिट दिखाया जाता था विच एम्बॉडीड द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये पॉइंट जो आप सीधा सीधा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आंसर्स में आप रेप्लिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को। ब्रिटिशर्स का ये था, साथ में ब्रिटिशर्स में तो हम लोग ये भी डालेंगे कि हाँ इन्होंने कहा कि इट इज़, लेट मी राइट इट हियर एज वेल, कम्प्लीटली क्लोज्ड है। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख भी लेंगे, कम्प्लीटली क्लोज्ड, दे आर लिटिल रिपब्लिक्स एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक। एंड प्री ब्रिटिश में वी हैव दैट थिंग। देन आते हैं गांधी जी। अब गांधी जी ने भी तो, अब गांधी जी को आपको पता है उनका जो इवन डीपीएसपी में भी देखोगे तो विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, कोऑपरेटिव्स हो गया। तो उन्होंने जो विलेजेस के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस थी। ही रिकॉग्नाइज द सेंट्रलिटी ऑफ विलेजेस इन द डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। और इनका मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर्वोदय वगैरह हो गया, तालिस्मान वगैरह हो गया। सो सब चीज़ में वो चीज़ दिखता है कि हाउ ग्रास रूट तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रलिटी ऑफ विलेज इन द डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। देन आते हैं अम्बेडकर जी। अब अम्बेडकर जी जो थे तो इनका व्यू पॉइंट जो था वो गांधी जी से बिल्कुल उलट था, पलट था। इवन जो नेशनल स्कॉलर्स थे उनसे भी काफ़ी अलग था। ये इसको विलेजेस को काफ़ी नेगेटिव टर्म्स पे देखते थे। अब इसके पीछे रीज़न भी था, जो इनका सोशल बैकग्राउंड था, जहाँ से ये आए थे वहाँ पर इनको लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा झेलने को मिलता था, ठीक है। तो उस तरीके से इनका एक आइडिया जो था वो फ्रेम हुआ था ओवर द ईयर्स। इन्होंने कहा कि इंडियन विलेजेस जो है द सिंक ऑफ लोकलिज्म, द डेन ऑफ इग्नोरेंस
नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। जो इंडियन विलेजेस आर मार्क्ड बाई एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटी। आप इसको कुछ और भी ऐड कर सकते हो, लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बट ये इनके मेन पॉइंट्स थे कि लोकलिज्म का सिंक है, डेन ऑफ इग्नोरेंस वगैरह तो उन्होंने कहा है, खुद से बोला है, तो ये सब तो यूज़ करना ही है। डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म, मार्क्ड बाई एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो ये गांधी जी और अम्बेडकर जी का पर्सपेक्टिव था। देन अगर हम मार्क्सिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट्स, तो वैसे अगर गांधी जी के बारे में और अगर देखें तो ये भी कहते थे कि विलेज लिटिल रिपब्लिक है। ये कहते थे कि विलेज जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। ही एडवोकेटेड फॉर दी ग्रोथ ऑफ द विलेज इंडस्ट्रीज़। इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए विलेजेस के लेवल पे, ठीक। और गांधी जी का ना इमोशनल कनेक्शन था विलेजेस के साथ। फर्दर अगर हम कहें तो इनका ये भी कहना था कि स्वराज जो है वो तभी आ सकता है, स्वराज जो है तभी अचीव होगा ट्रूली जब इंडियन विलेजेस जो है वो डेवलप कर जाएंगे। तो ये गांधी जी के व्यू पॉइंट्स है। एंड अम्बेडकर जी का तो हमने देखा ही है कि लाइफ ऑफ, फर्दर ये और भी चीज़ें कहते हैं कि सेसपूल ऑफ पेसिमिज्म है ये, ठीक है। इट इज़ सेसपूल ऑफ पेसिमिज्म, ठीक है। पेसिमिस्टिक व्यू था इनका। कास्ट रिसाइड्स इन विलेजेस, ठीक है। ये फर्दर ये कहते हैं कास्ट रिसाइड्स इन विलेजेस, ओके। देन ये फर्दर सेड कि लाइफ जो है विलेज के अंदर, लाइफ ऑफ विलेज इज मार्ड इन कस्टम्स एंड रिचुअल्स। तो ये बेसिक पॉइंट थे कुछ इनके, ठीक है। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो अब मार्क्सिस्ट का व्यू पॉइंट देखते हैं कि इंडियन विलेजेस जो है दे आर बैग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। ऑब्वियसली जो मार्क्स होंगे, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स होंगे, वो क्या देखेंगे, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस या फिर एक्सप्लॉयटेशन के टर्म्स में ही देखेंगे, मटेरियलिस्टिक टर्म्स में ही देखेंगे, या डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट के टर्म्स में ही देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो इंडियन विलेजेस है ना, दे आर लाइक बैग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। अब कॉन्ट्राडिक्शन है किन के बीच, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो किस लेवल पे है, तो जो कुछ डोमिनेंट लोग हैं वो वही लोग जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडियन विलेजेस। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे डोमिनेंट कास्ट हो गया, एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, तो डोमिनेंट कास्ट भी यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं। इवन अगर देखिए मार्क्स ने इंडियन विलेजेस के बारे में पढ़ाई करी थी। अब तो अगर हम स्पेशली, ये तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर हो गए, बट अगर हम मार्क्स को देखें, ठीक है, तो मार्क्स ने क्या कहा, लेट मी फाइंड एनी स्पेसेस देयर और नॉट, ओके। तो अगर हम देखते हैं मार्क्स के बारे में, तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट ऐड अ पेज टू एक्सप्लेन। Okay, so if we see here, देखो यार मार्क्स, अब मार्क्स का क्या कहना था, अब इन्होंने जो स्टडी करी ना वो टेक्स्ट पे बेस्ड थी, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन टेक्स्ट। तो अब टेक्स्ट के हिसाब से अगर देखोगे तो कल्चर इज़ गुड, ठीक है। और मार्क्स ने काफ़ी पहले स्टडी की थी, काफ़ी पहले के टेक्स्ट के बेसिस पे करी थी। अब उस टाइम क्या था कि ओनरशिप वगैरह जो था ना, लैंड ओनरशिप वगैरह कुछ था नहीं उस तरह का। ये तो हमारा ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है वो लैंड ओनरशिप जो है पर्टिकुलर ज़मींदारों के पास गई, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल के पास गई। उसके पहले उतना लैंड ओनरशिप डिफाइंड नहीं था। तो यहाँ जो मार्क्स ने देखा या पढ़ा, उसमें क्या था कि FOP जो है, जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो ओन नहीं कर रहा था। अब मार्क्स से बोला ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है, कि FOP को ओन ही नहीं कर रहा है। एंड इनके हिसाब से जो भी इश्यूज थे सोसाइटी के अंदर, इट वाज बिकॉज ऑफ द ओनरशिप ऑफ द FOP एंड द रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ROP एंड FOP की वजह से जो था इशू था। अब यहाँ पर FOP कोई ओन ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स कोई हैव नहीं है, कोई हैव नॉट नहीं है इनके हिसाब से, क्योंकि हैव वही था ना, जो ओन करता है वो हैव था, जो नहीं करता है वो हैव नॉट था, ठीक है। जो नहीं करता है वो हैव नॉट था।
लेकिन यहाँ पर वो चीज़ तो थी ही नहीं, इनके लिए चंगा चंगा सा सिचुएशन था। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो इंडियन विलेजेस हैं यहाँ पर कोई क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि क्लासेस ही नहीं है बेसिकली, हैव और हैव नॉट्स ही नहीं, तो क्लास कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। इन्होंने भी कहा कि ये सेल्फ कंटेन्ड है। ठीक है, फर्दर इन्होंने कहा कि जो इंडियन विलेजेस है कम्युनिटेरियन, मतलब जो भी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर ओन्ड बाई कम्युनिटी। ठीक है, एंड पैसिव अनरिजर्व। फर्दर इन्होंने कीवर्ड जो दिया था कि इंडियन विलेजेस आर पैसिव एंड अनरेसिस्टेंट। तो अगर कभी मार्क्स का व्यू पॉइंट आपसे पूछ दे तो आप ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं एंड ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। बट जैसा कि आप देख रहे हो अब इन्होंने जो उस समय की एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम थी चूँकि, तो इनका क्या आप देखोगे कि क्लास, अब इन्होंने कल्चर को तो उतना देखा नहीं, क्लास के बेसिस पे कर रहे थे, क्लास था नहीं तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं दिखा। तो जो एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम थे जैसे जजमानी सिस्टम, इस पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कमेंट नहीं किया। ठीक, ये भी इनको एक्सप्लॉयटेटिव नहीं लगा। बट इसको जो है जो इंडियन मार्क्सिस्ट है वही क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हाँ ये जो है मतलब ट्रू पिक्चर नहीं डिपिक्ट कर रहा है इंडियन सोसाइटी का, जैसे AR देसाई ही क्रिटिक करते हैं इस चीज़ को। तो अब ये ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया है, बट फिर भी यू कैन कीप अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, इन केस अगर पूछे तो काम आ सकता है। बट ऐसे मार्क्सिस्ट आइडिया अगर बताना हो तो हाँ, बैग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, जो पावरफुल फ्यू है तो वो डोमिनेट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडियन विलेजेस। उसके बाद क्या होता है 1920s के बाद कुछ रूरल सर्वेज होते हैं जिससे कि थोड़ा और क्लैरिटी मिलती है इंडियन विलेजेस के पिक्चर के अंदर। ठीक है, जैसे पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे हुआ, इकोनॉमिक इंक्वायरी हुई कब 1920s के अंदर, पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी, बंगाल बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी। ठीक है, JC कुमारप्पा। अब JC कुमारप्पा जो थे गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिए इन सर्वेज के अंदर, इन असेसमेंट्स के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो रूरल गुजरात था उसका एक इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्कॉलर्स आते हैं। तो इंडियन स्कॉलर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे GS घुरे हो गए, तो GS घुरे जो थे इन्होंने ब्रिटिश रूल का ऑपरेशन को हाईलाइट किया। फर्दर इसके जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे वो भी डिपिक्ट किए। देन दे ऑल्सो हाईलाइटेड द पीजेंट स्ट्रगल एंड एम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। तो पीजेंट्री किस तरीके से इम्पैक्ट हुई है, पीजेंट स्ट्रगल किस तरीके से हो रहा है, तो वो चीज़ें हो गई। दे शोड दैट द विलेजेस वर नॉट एज आइसोलेटेड एज ब्रिटिश हैड प्रोजेक्टेड देम टू बी। ठीक है, फर्दर इन्होंने क्या करा कि लाइक ये जो है दे वर नॉट एज आइसोलेटेड एज अ ब्रिटिशर्स पोर्ट्रेट देम। ठीक, तो ये इंडियन स्कॉलर्स का था। अभी हम विलेज स्टडीज़ पे नहीं है, देयर एन नंबर ऑफ विलेज स्टडीज़ विच विल हैव टू सी। ठीक, बट उसके पहले ये कुछ बेसिक जो है आइडिया ऑफ इंडियन विलेजेस पे हम लोग देख लेते हैं कि आपको लिखना क्या क्या रहेगा। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, फर्दर आप यहाँ पर भी वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जैसे हेमंत श्रीनिवास का एक स्टडी है, तो उन्होंने कहा था कि क्लोज नहीं है, जो इन्होंने कहा था ना विलेज ब्रिटिशर्स ने क्लोज एंटिटी थे, तो इन्होंने कहा क्लोज नहीं है, विलेज एक्सोगेमी देखने को मिलता था। रामपुर एंड कुर्ग की जब इन्होंने स्टडी करी थी हेमंत श्रीनिवास ने, तो उन्होंने कहा कि विलेज एक्सोगेमी देखने को मिलती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, विलेज एक्सोगमी देखने को मिलती है। विलेज एक्सोगमी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, सेम विलेज में शादी नहीं हो रही है। दो डिफरेंट विलेजेस में अगर शादी हो रही है तो इट मीन्स कि दो डिफरेंट विलेजेस आर कनेक्टेड, दे आर नॉट क्लोज एज सच। ठीक है, फर्दर अगर आप देखोगे तो AM शाह है, AM शाह ने राघवगंज की स्टडी करी थी, गुजरात में है ये। तो इन्होंने क्या इनकी स्टडी में इन्होंने ये पाया कि जो विलेजेस हैं दे ऑल्सो हैड रिलेशनशिप विद अर्बन स्पेसेस, तो अर्बन स्पेसेस में भी रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन फर्दर अगर उनका एक थीसिस था ब्रिटिशर्स का कि विलेज आर सेल्फ सफिशिएंट, तो वहाँ पर भी हेमंत श्रीनिवास ने एक आर्टिकल लिखा था मिथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन इंडियन विलेजेस। तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो इंडियन विलेजेस हैं दे हैड रिलेशनशिप इवन आउटसाइड इंडियन नेशन, तो ये सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं था, ट्रेड वगैरह चलता रहता था बाहर से भी। इसको और डिटेल में देखेंगे आगे, बट यही सब पॉइंट्स रहेंगे। ओके, नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर फील्ड स्टडीज़ वगैरह कराने शुरू किए गए, इससे हमको और क्लैरिटी मिलती है इंडियन विलेजेस के बारे में। अब इकोनॉमिक पहले जो था वो सिर्फ कल्चरल बेसिस पे देखा जा रहा था, अभी जो है इसको इकोनॉमिक बेसिस पे भी देखना स्टार्ट किया गया।
वहाँ की सोशल एंड कल्चरल सिचुएशन के बारे में हमको और क्लैरिटी मिली। लुई दुबो ने कहा, ठीक है, लुई दुबो ने कहा विलेज इज़ फार मोर देन अ लोकेल, मोर देन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स, ठीक है, विलेजेस जैसे भी ज़्यादा है। एंड एंड्रे बेतले ने भी कहा कि अगर हम टाइम में जितने भी पीछे चले जाए, जहाँ तक हमारी मेमोरी जा सकती है, तो ऐसा कोई रीज़न आपको दिखेगा नहीं कि आप बिलीव कर सको कि विलेज जो थे वो इवन इकोनॉमिक स्फीयर में फुली सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है। तो इसको भी काउंटर में लिखा जा सकता है, जब विलेज जो ब्रिटिशर्स ने कहा था, जो कॉलोनियल स्कॉलर्स ने कहा था कि हाँ विलेजेस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, तो इसको भी आप क्रिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन फर्दर अगर देखें तो कुछ सिविक रिफॉर्म्स लिए गए, लैंड रिफॉर्म्स आए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, फर्दर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब आई, तो यहाँ पर जो पावर इक्वेशंस थे वो भी जो थे वो चेंज हो गए विलेजेस के अंदर। जैसे पहले जो था, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या लो कास्ट के लोग थे, उनके लिए प्रॉब्लम था, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। बट यहाँ पर जब लैंड रिफॉर्म जैसे हुआ तो जो लैंडलेस लोग थे उनको भी लैंड मिली। अब जब उनको लैंड मिली तो फिर उनका स्टेटस भी बढ़ा, ठीक है। मतलब बेसिकली हुआ क्या, ये लैंड एक कमोडिटी बन गई थी जिसको ट्रेड किया जा सकता था। जिसके पास पैसा है वो लैंड वाज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, ठीक है। अब वो मार्केट में आ गया, उसका मार्केटाइजेशन हो गया, तो जिसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है, ये लैंड रिफॉर्म में तो फ्री में ही मिल जा रहा था, मतलब लैंड रिफॉर्म में तो डिवाइड ही कर रहे थे, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। बट जब वो एक एंटिटी बन गया, मार्केटेबल एंटिटी बन गया, तो जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा था वो खरीद सकता था। अब लैंड चूँकि एक स्टेटस सिंबल था, तो जिसके पास लैंड है उनका स्टेटस बढ़ने लगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो पावर स्ट्रक्चर था ये सब जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। 73rd अमेंडमेंट आपको पता ही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हुआ वहाँ पर, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि जो अर्बन विलेजेस हैं, अर्बन और मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, वो विलेजेस को भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, विलेजेस के अंदर भी जा रहे हैं, ठीक। अब जो है विलेजेस दे आर ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो बाहर से दे आर वेल कनेक्टेड, ठीक है। दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि इंडियन विलेज इज श्रिंकिंग एज अ सोशोलॉजिकल रियलिटी दो इट एग्जिस्ट एज अ स्पेशल यूनिट। इंडियन विलेजेस जो है वो एक सोशोलॉजिकल रियलिटी के तौर पर तो श्रिंक करती जा रही है, लेकिन ये स्पेशल यूनिट के तौर पे आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अब लिंकेज हो गया है बहुत, इसका मतलब ये हुआ कि अब लिंकेज हो गया है बाहर से भी इनका, ठीक है। पहले तो सिर्फ अर्बन सेंटर पे था, बट अभी जो बाहर के देश और दुनिया है उनसे भी इनका कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुका है, ठीक है। फिर अगर हम 2011 सेंसस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 70% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो आज भी विलेजेस के अंदर रह रही है। आशीष नंदी ने कहा कि विलेजेस जो है वो नो लॉन्गर अ विलेज इन इटसेल्फ बट अ काउंटर पॉइंट टू द सिटी, अ फैंटेसी विलेज फॉर द सिटी, ठीक है। विलेजेस जो है आज बस विलेज नहीं रह गया है, मतलब ये क्या है, सिटीज़ के लिए एक फैंटेसी विलेज है, काउंटर पॉइंट ऑफ द सिटी, यहाँ पे मन नहीं लगता तो लोग वहाँ चले जाते हैं, ठीक, वो चीज़ है। फर्दर नंदी जी ये कहते हैं कि इट इज़ नो लॉन्गर अ लिविंग प्रेजेंस इन मेन स्ट्रीम इंडियन इंटेलेक्चुअल लाइफ, इट इज़ ग्रेजुअली टेकिंग ऑन द फॉर्म ऑफ अ डेमोग्राफिक और स्टेटिस्टिकल डेटम ओनली एंड इवन समथिंग लाइक सम लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स इन इंडियन सोसाइटी। तो मतलब जो मेन स्ट्रीम इंडियन इंटेलेक्चुअल लाइफ है वहाँ पर अभी विलेजेस का उतना जो एग्जिस्टेंस है, विलेजेस का उतना जो मतलब क्रुशियलिटी है वो नहीं रह गई है, ठीक है। अब ये बस स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए यूज़ हो रहा है, डेमोग्राफिक टर्म्स के लिए यूज़ हो रहा है, एंड इवन समथिंग लाइक लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स इन इंडियन सोसाइटी। अब उतना वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, ये कहना चाहते हैं आशीष नंदी। अगर हम क्रक्स देखें तो अपना दे आर लाइक लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स इन इंडियन सोसाइटी, मतलब उतना इंपॉर्टेंस रह नहीं गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। देन दीपांकर गुप्ता, अब दीपांकर गुप्ता का एक वर्क था वेदर द इंडियन विलेज 2005। इन्होंने कहा कि देखो विलेजेस के अंदर दो मेन जो चीज़ें थी वो थी कास्ट और एग्रीकल्चर। तो अब उनका वो कंट्रोल नहीं रह गया है, उनकी जो अथॉरिटी पहले एक्सरसाइज होती थी कास्ट और एग्रीकल्चर का, वो अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जैसे कास्ट जो है इट इज़ नॉट दी ओनली, नो लॉन्गर दी ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ द सोशल स्टेटस, एंड एग्रीकल्चर जो है वो मेन से नहीं रह गया रूरल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। जैसे अब इसको आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। अब जैसे हमने बात की थी, दीपांकर गुप्ता ने ये कहा, तो भाई PLFS 2018-19 ने कहा
कि रूरल हाउस होल्ड का जो डिपेंडेंसी और एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइन टू 50%. ये चीज़ें आपको यहाँ पर सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, डेटा वेटा सब डाला हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट यूज दिस इन योर आंसर्स. ओके. हरीश नागराज अटल ने भी कहा कि कास्ट जो है एज एन इंस्टीट्यूशन इन विलेजेस अब ये वीक हो चुकी है. ठीक है, क्योंकि दलित्स जो है ना, दे हैव डीलिंग themselves significantly from the agrarian labor and non-farm employment accounts for 40% of all the employment. तो अब नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ रहा है, एंड कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन वीकेंड हो गया. तो अब देखो, हरीश नागराज ने भी ये कहा, दीपांकर गुप्ता ने भी ये कहा. अगर आपको पूछ दे, अगर क्वेश्चन है ऐसा कि कास्ट जो है उसका इम्पोर्टेंस जो है विलेज के अंदर वो कब हो रहा है, आप ये कोट कर सकते हो इनको, दीपांकर गुप्ता और हरीश नागराज को. ठीक है, एंड ये वाला डेटा भी डाल सकते हो अगर एग्रीकल्चर से पूछना रहा, या फिर अगर ऐसा रहे कि हाँ कैसे विलेजेस आज के टाइम पर हो रहे हैं, तो वो चीज़ आप दिखा सकते हैं. ठीक है, ओके, ठीक है. फर्दर अगर हम देखें आज के टाइम पर जो चेंजेस हो रहे हैं, तो हाउसिंग पैटर्न्स में जो बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलता है, ये लिख लेना, इसमें नहीं है, मैं अगर बता रहा हूँ कि हाउसिंग पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलते हैं. लाइक पहले जो था कास्ट के अकॉर्डिंग सेग्रीगेटेड रहता था हाउसिंग पैटर्न, लेकिन आज के टाइम पर हेट्रोजेनस पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे. फर्दर अब विलेजेस में क्या था, इंटरैक्शन. अब इंटरैक्शन का दो चीज़ें, एक तो लोग इंटरैक्ट करते थे, ठीक है, फर्दर जो करते थे वो कास्ट बेसिस पे इंटरैक्शन होती थी. बट आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि कास्ट एस्पेक्ट तो वीकेंड हुआ है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और क्या हो रही है कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो वहाँ भी बढ़ रहा है, अर्बन वैल्यूज़ वहाँ भी ट्रांसेंड कर रहे हैं, तो इंटरैक्शंस वीक होते जा रही है. ठीक है, आज के टाइम पर इंटरैक्शन जो है वो वीक होते जा रही है. तो आप ये भी चेंज, विलेजेस टुडे के अंदर चेंजेस जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. देन जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन जो है, ये टर्म जो इट वाज कॉइन्ड बाय वेबलिन. ठीक है, तो वेबलिन ने कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन को दिया था. तो अब कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन जो है वो, कंज्यूमरिज्म जो है वो विलेजेस के अंदर भी पहुंची है. ठीक है, अब ये क्यों, अब इसको लिए आप एक और टर्म यूज़ कर सकते हो, पैरोकियलाइजेशन, जो हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकियलाइजेशन. तो कैसे जो ग्रेट ट्रेडिशन है वहाँ से जो कल्चर है वो ट्रांसेंड करता है लिटिल ट्रेडिशन के अंदर, तो उसको हम लोग पैरोकियलाइजेशन कहते हैं. देन स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो अब पहले सिर्फ कास्ट के बेसिस पे होता था, लेकिन अभी मल्टी डिमेंशनल है. स्टेटस एंड पावर क्लास ऑल्सो डिटरमाइन, CSP जो एंड्रे बेथले का कॉन्सेप्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हो, उनकी जो फाइंडिंग्स उनको यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन हैज़ बिकम मल्टी डिमेंशनल. न्यूक्लियर फैमिलीज भी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, इसके पीछे भी स्टडीज़ है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे. मतलब विल सी व्हेन we'll do that chapter on the kinship and family system, उसमें देखेंगे स्टडीज़. ठीक है, इनकी. फर्दर एसी दुबे जो है उनकी बुक है इंडियन विलेजेस. ठीक है, एसी दुबे, इनका एक वर्क है इंडियन विलेजेस. अब यहाँ पर भी उन्होंने ना कुछ चेंजेस बताए जो कि विलेजेस के अंदर हो रहे हैं, इंडियन विलेजेस के अंदर हो रहे हैं. आगे इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच में जो कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है. द कांटेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल हैव इंक्रीज्ड. ओके, फर्दर उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो ड्रेसिंग पैटर्न है, ठीक, इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं. फर्दर इन्होंने बताया कि ऑक्यूपेशन में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से नॉन फार्म एग्रीकल्चर जो वो बढ़ रहा है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर जो वो कम हुआ है. ठीक है, देन किनशिप बॉन्ड्स जो है, किनशिप बॉन्ड जो है वो वीक हो गए हैं. ये कुछ चीज़ें ऐसी दुबे ने हाईलाइट की थी. तो अगर चेंजेस इन इंडियन विलेजेस के बारे में आता है, तो जो हमने पहले पॉइंट्स जो देखे थे, लाइक हाउसिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंटरैक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कंजम्पशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रैटिफिकेशन में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, फैमिली में क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, देन कास्ट एंड एग्रीकल्चर तो हमने देखा, दीपांकर गुप्ता का जो पॉइंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो लिखना है. तो इसके अलावा आप एसी दुबे का ये पॉइंट लिख सकते हो अगर चेंजेस में पूछता है तो. ठीक है,
ओके फर्दर अगर हम देखें तो एम एस राव की एक स्टडी थी यादवपुर की, ठीक है। एम एस राव ने यादवपुर की स्टडी करी थी। अब इस पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडियन विलेजेस के ऊपर अर्बनाइजेशन, ठीक है, का इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ओवर इंडियन विलेजेस, ये हमको एम एस राव ने बताया थ्रू हिज स्टडी ऑफ यादवपुर। अब इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक जो चेंजेस आए हैं वो कहाँ आए हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है लोगों को बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। उसके बाद इन्होंने दूसरी पॉइंट जो कही कि मान लो कोई अर्बन एरिया है, ठीक है, उसके बाजू में कोई विलेज है, ये अर्बन एरिया है, ये विलेज है, तो विलेजेस विच आर एडजेसेंट टू अर्बन एरियाज देयर इज़, अब वो कह रहा है कि इस विलेज का जो लैंड था, इन लैंड का डिवर्जन हो रहा है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी विलेजेस अर्बन एरियाज़ के बाजू में है वहाँ पर जो लैंड है उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर गुरुग्राम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि जो भी विलेजेस हैं जो कि विद द वेसिनिटी ऑफ द सिटीज़ है, जैसे पुणे में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर एक जगह है हिंजेवाड़ी, वाड़ी मतलब ही विलेज होता है वहाँ पर। तो हिंजेवाड़ी एक गाँव था, ठीक है, मान गाँव था उधर। अभी हुआ क्या कि वो पुणे के अंदर ही बोला जाता है, ऑल्दो वो पुणे डिस्ट्रिक्ट से बाहर पीसीएमसी के पिंपरी चिंचवड़ में आता है वो, बट स्टिल पुणे की आइडेंटिटी बन गया है हिंजेवाड़ी, ठीक है। इट इज़ आउटसाइड पुणे टेक्निकली अगर हम देखें तो, बट यहाँ पर क्या है, पुणे की पहचान है हिंजेवाड़ी, ठीक है। लोग वो जाते ही हिंजेवाड़ी में रहने के लिए, तो बिकॉज ऑफ द कंपनीज एंड ऑल। सो ये बात एम एस राव भी कहते हैं कि जो विलेजेस जो है विच कम अंडर द वेसिनिटी ऑफ द सिटीज़ देर इनगल्फ विद इन द लार्जर सिटीज़, ठीक है। एंड ये जो सिटीज़ है दे हैव चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विलेज टू अर्बन। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए थे, जिया सारी विलेज, प्रीतमपुरा विलेज, ठीक है। एंड ये मॉडर्न में आप हिंजेवाड़ी या मान विलेज भी कह सकते हैं। तो ये इसको भी आप इम्पैक्ट जो है मतलब करंट स्टेटस जो है उस पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो, एज इंडियन इकोनॉमी मैच्योर्स एंड बिकम्स मोर सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड, जो विलेजेस का शेयर है ना इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इट हैज़ कम डाउन ओवर द ईयर्स। अब इकोनॉमी के अंदर विलेजेस जो हो सकता है उतना सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो, बट स्टिल दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में भी डिक्लाइन हो गया हो, लेकिन फिर भी आज भी कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ के लिए कि सिग्निफिकेंस जो है वहाँ पर है। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स हैव अ डिस्टिंक्ट रूरल फोकस, ठीक, एंड ड्यू टू apparent distress in the agriculture sector in the recent years, the idea of Indian village has again come into sharp focus, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें डिस्ट्रेस हमको देखने को मिल रहा है, फार्मर सुसाइड जो है वो बहुत सारा हो रहा है, तो अब फिर से जो है आइडिया ऑफ इंडियन विलेज इट हैज़ कम इनटू शार्प फोकस। फार्मर सुसाइड्स, रूरल अर्बन इनइक्वालिटीज, स्टैग्नेशन ऑफ इनकम्स आर ऑल द न्यू डिमेंशन दैट एक्सेंचुएट द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज। देखिए इस तरीके से आप कंटेम्परेरी, अब इतना लंबा आप लिख नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, कंक्लूजन इन द एग्जामिनेशन, बट किस तरीके से आपको लिंक करना है, ठीक है, कि अभी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डाउन हुआ है लेकिन कल्चरल जो वैल्यू है, सोशल वैल्यू के लिए उसका इंपॉर्टेंस आज भी है। फर्दर जो कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ चल रहे हैं, चाहे अग्रेरियन सेक्टर में हो जाए, तो उससे क्या होगा कि फिर से फोकस जो है वो इंडियन विलेजेस के ऊपर गया है, इंडियन विलेजेस के आइडिया के ऊपर गया है कि उनको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लेकर एक समराइज़ करके कंक्लूजन लिख सकते हो, इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज आप करंट एस्पेक्ट को भी चेक करोगे इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो ये था बेसिकली आइडिया ऑफ इंडियन विलेजेस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इस पर जो भी विलेज स्टडीज़ हुई है, जैसे कुछ हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे एम श्रीनिवास ने स्टडी करा था, एम शाह ने स्टडी करा था, ठीक है, मैकिम मैरियट ने स्टडी करा था। तो वैसे ही बहुत सारी स्टडीज़ हुई है जो बहुत सारे स्कॉलर्स ने किया है डिफरेंट एरिडाज, तो अपन नेक्स्ट में करेंगे। अभी इसमें इतना ही रखते हैं एंड वॉच इट, गिव योर फीडबैक एंड इफ इन केस ऑफ एनी डाउट do reach out to me in the comment section, and also
अपडेट द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो. ओके, बट इन केस दैट इज़ नॉट अपडेटेड, प्लीज़ पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. आई विल try to reply them as soon as possible. Okay, thank you. एंड अभी इसमें नेक्स्ट में अपन देखेंगे कि क्या क्या स्टडीज़ थे, देन क्या सिग्निफिकेंस है इन स्टडीज़ का. ओके, देन क्या लिमिटेशंस थे, ये भी चीज़ें हम देखेंगे. फर्दर वी विल ऑल्सो सी जेंडर पे क्या कुछ विलेज स्टडीज़ किए गए हैं इंडियन स्कॉलर्स के थ्रू. ये चीज़ भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे जब विल फिनिश दैट. ओके, इन द मीन वाइल. बट हमने ये तो देख ही लिया विलेज टुडे, जो आज कंटेम्प्रेरी विलेजेस का क्या सिचुएशन है वो हमने देख लिया. बट विल सी विलेज स्टडीज़ एंड ऑल, ये 3 टॉपिक्स जो हम लोग देखेंगे. ओके, थैंक यू.